हेलो दोस्तों। तो जिस मूवी का आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है केस डिपार्ट। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें गुलामों के बाजार को दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ अश्वेत लोगों को जंजीरों से बांध कर उन्हें बेचा जा रहा होता है, जिनमें से दो ने फैंसी अंडरवेयर पहना हुआ होता है। अब मूवी फ्लैशबैक से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ हमें मूवी के मुख्य कलाकार रेजिस और जोएल के बारे में दिखाया जाता है, जिन्हें कुछ देर पहले गुलामों की तरह दिखाया गया था। रेजिस और जोएल की ज़िंदगी एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग होती है। जोएल एक आश्वेत इंसान होता है जिसके साथ अक्सर भेदभाव किया जाता है। जोएल हाल ही में चोरी की सज़ा काट कर जेल से निकला हुआ होता है। फिलहाल वो बेरोजगार होता है और अपनी माँ और अपनी 9 साल की बेटी के साथ रहता है। उसे लगता है कि उसका आश्वेत होना ही बेरोजगारी का कारण है, लेकिन असल बात तो यह है कि उसने कभी सही ढंग से काम ढूंढने का कोशिश ही नहीं किया था। वहीं दूसरी ओर रेजिस अर्ध अश्वेत होता है, जिसने कि एक श्वेत महिला से शादी की होती है, जिसकी 9 साल की बेटी होती है। रेजिस रईस इलाके में रहता है और शहर के मेयर के सलाहकार के रूप में काम करता है। एक दिन रेजिस के पास उसके अंकल का कॉल आता है और वो कहते हैं कि तुम्हारे पिता मरने वाले हैं और मरने से पहले सभी को आखिरी बार देखना चाहते हैं। क्योंकि रेजिस के पिता बचपन से उसके साथ नहीं रहते थे, इसलिए रेजिस उनसे ना मिलने की ठान लेता है। पर जब इस बात का पता रेजिस की वाइफ को चलता है तो उसे अपने पिता से मिलने के लिए कहती है। रेजिस के मना करने पर उसकी वाइफ धमकाते हुए उसे कहती है, अगर तुम अपने पिता से मिलने नहीं गए तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। मजबूरन रेजिस राजी हो जाता है। अगले दिन रेजिस अपने पिता के होम टाउन पहुंच जाता है। एयरपोर्ट पर रेजिस की मुलाकात अपने सौतेले भाई जोएल से होती है। जोएल भी अपने पिता से मिलने के लिए आया होता है। दोनों भाई कई सालों से नहीं मिले होते हैं, लेकिन भी एक टैक्सी में बैठ जाते हैं। रास्ते में दोनों अपने तारीफ के पुल बांधते हैं, लेकिन हमें पता होता है कि जोएल झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसके लाइफ में फेलियर के अलावा कुछ नहीं है। दोनों सौतेले भाई अपने पिता के घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि उनके और भी सौतेले भाई बहन हैं जो अपने पिता से मिलने आए हुए हैं। उनकी आंटी बताती है कि तुम्हारे पिता ने दुनिया में कई महिलाओं के साथ संबंध बनाया था, इसलिए सभी बच्चों का रंग अलग अलग होता है। अपने दोनों बड़े बेटों को देखकर बूढ़े इंसान की आंख भर आती है। उनका पिता उन्हें पास बुलाकर कहता है कि मेरे मर जाने के बाद तुम दोनों ही मेरे विशाल खजाने के वारिस बनोगे। खजाने का नाम सुनकर दोनों भाई खुश हो जाते हैं, लेकिन खजाने के बारे में बताने से पहले ही उनका पिता मर जाता है। हालांकि खजाने के रूप में उन दोनों को एक ऐतिहासिक दस्तावेज मिलता है, जो उनके पूर्वजों को अंग्रेजों ने अपनी गुलामी से मुक्त करने के लिए दिया होता है। यह दस्तावेज किसी गुलाम को तभी मिलता था जब कोई गुलाम किसी अंग्रेज के लिए बहुत ही साहसिक काम करता था। इसका मतलब ये था कि दोनों के पूर्वज गुलामी प्रथा खत्म होने से पहले ही आज़ाद हो चुके थे। वे दोनों भाई उस दस्तावेज की जरा से भी कद्र नहीं करते और मजाक बनाते हुए उसे फाड़ देते हैं। ये देखकर उनकी बूढ़ी आंटी को बहुत बुरा लग जाता है, इसलिए उन्हें सबक सिखाने के लिए गुस्से में उन पर एक जादू मंत्र मार देती है, जिसके चलते दोनों भूतकाल में पहुंच जाते हैं, जहां अभी भी दास प्रथा लागू होती है। जब रेजिस और जोएल को होश आता है तो वे खुद को एक खुले मैदान में पाते हैं। उन्हें पता भी नहीं होता कि उनके साथ क्या हुआ है। इतने में दो आश्वेत लोग उनकी ओर भागते हुए आते हैं। उनके पीछे पीछे स्लेव हंटर भी वहां आ जाते हैं और रेजिस और जोएल को भी गुलाम बना लेते हैं। उसके बाद उन्हें बेचने के लिए गुलाम बाजार ले जाते हैं, जहां जॉर्डन नाम का एक जमींदार उन दोनों भाइयों को खरीद लेता है और जोएल को अपने खेतों के काम में लगा देता है, जहां हेनरी खेत का सुपरवाइजर होता है जो गुलामों को कंट्रोल भी करता है। हेनरी बहुत ही क्रूर और नस्ली भेदभाव करने वाला इंसान होता है। वहीं दूसरी तरफ रेजिस को किचन के काम में लगा दिया जाता है। जल्द ही दोनों भाइयों को पता चल जाता है कि दोनों 18वीं शताब्दी में पहुंच गए हैं, जहां दास प्रथा कायम है। अगले दिन सभी गुलामों को एक नकली पादरी के पास खड़ा कर दिया जाता है। पादरी नकली बाइबल के जरिए बताता है कि अश्वेत इंसानों को श्वेत इंसानों की हर बात को मानने का दायित्व दिया गया है। दोनों भाइयों को पता होता है कि पादरी झूठ बोल रहा है, इसलिए वे दोनों बात मानने से इनकार कर देते हैं। रेजिस इस बात से भी हैरान हो जाता है कि आखिर ये लाइन बाइबल में कब से आ गई। अगले दिन जोएल खेत में थोड़ा लेट पहुंचता है,
जिसके चलते हेनरी उसकी पिटाई कर देता है। हेनरी के ऐसे बर्ताव को देखकर जोएल खेत से भागने लगता है, लेकिन भागते हुए जोएल का सिर एक खूंटे से टकरा जाता है और वह बेहोश हो जाता है। जोएल की इस हरकत की वजह से उसे सभी गुलामों के सामने पीटने की सजा दी जाती है। पीटने के बाद रोजले नाम की गुलाम महिला जोएल के जख्म पर मरहम लगाती है, पर इतने में ही जोएल उस महिला को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन रोजले उसे ऐसा करने से रोक देती है। दूसरी तरफ जोर्डन रेजिस को अपने ऑफिस में बुलाता है। जोर्डन को पता चल चुका था कि रेजिस पढ़ सकता है। चतुर होने की वजह से रेजिस जोर्डन को हेनरी के साथ बाकी गुलामों की निगरानी का काम सौंप देता है। अगले दिन ही रेजिस भी हेनरी की तरह बाकी गुलामों पर अपना हुक्म चलाना शुरू कर देता है। जोएल भी रेजिस की इन हरकतों को देखकर हैरान हो जाता है और रेजिस को कहता है, तुम भी गोरों की तरह मतलबी हो गए हो। रेजिस को अपने भाई की बात का जरा सा भी असर नहीं होता और वह पूरी लगन से जोर्डन के लिए काम करने लगता है। जोर्डन के घर के लोगों को जब यह बात पता चलती है कि रेजिस पढ़ भी सकता है, तो वे सभी उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि तब तो ये पियानो भी बजा लेगा। रेजिस पियानो पर बैठकर सबसे बेहतर पियानो बजाने लगता है, जिससे सभी अंग्रेज चौंक जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि रेजिस को भी सरेआम कोड़ों से पीटा जाता है। इन सबसे तंग आकर रेजिस जोएल के साथ मिलकर यहाँ से भागने का ठान लेता है। अगले दिन दोनों भाई इसाक नाम के यहूदी की घोड़ा गाड़ी में छुप जाते हैं। जब इसाक घर पहुंच जाता है, तब हमें पता चलता है कि इसाक को शुरू से ही पता था कि दो गुलाम उसके गाड़ी में छिपे हुए हैं। दोनों भाई इसाक से मदद की भीख मांगते हैं और इसाक भी दोनों की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वो भी कभी घोरों के जुर्म का शिकार हो चुका था। उधर जोर्डन के स्लेव हंटर इसाक के घर पर दोनों गुलामों को ढूंढने के लिए आ जाते हैं। तब तक में दोनों भाई इसाक के घर के पीछे से भाग जाते हैं। भागने में इसाक ने ही उनकी मदद की होती है। भागते भागते दोनों समुद्र के पास पहुंच जाते हैं, जहां पे एक बोट पड़ी हुई होती है, जिसको लेकर दोनों समुद्र के बीच में पहुंच जाते हैं। फिर भी मुसीबत दोनों का साथ नहीं छोड़ती। बीच समुद्र में उन्हें समुद्री जहाज दिखाई देता है। वो दोनों उस जहाज में चढ़ जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि ये जहाज गुलामों को कैद करके ले जा रहा है। इस तरह एक बार फिर दोनों भाइयों को गुलाम बना लिया जाता है और गुलामों के बाजार में बेच दिया जाता है। और एक बार फिर से जोर्डन के लोग उन दोनों भाइयों को खरीद लेते हैं। बीच रास्ते में आश्वेत कबीले के लोग जोर्डन के लोगों पर अटैक करके दोनों भाइयों को बचा लेते हैं। ये कबीले वाले खुद को मरून्स के नाम से पुकारते हैं। मरून्स कबीले के सभी लोग एक समय गुलाम हुआ करते थे, जो अपने मालिकों के चंगुल से बचकर भाग आए हुए होते हैं। कबीले का लीडर दोनों भाइयों का स्वागत करता है। इस दौरान रेजिस को पता चलता है कि कबीले का लीडर अंग्रेजों के बीवी बच्चों को भी मारने की बात कर रहा है। रेजिस तुरंत कबीले के लीडर की बात मानने से मना कर देता है। रेजिस की बात सुनकर कबीले वाले गुस्सा हो जाते हैं। हालांकि दोनों भाई वहां से भी किसी प्रकार भागने में सफल हो जाते हैं। अगले दिन जंगल के बीचों बीच दोनों भाइयों को वही बूढ़ी आंटी दिखाई देती है, जिसने जादू मंत्र से दोनों भाइयों को यहाँ भेजा होता है। उन दोनों को एहसास हो जाता है कि गुलामों के समय में भेजने में वही आंटी का हाथ है। दोनों भाई अपनी आंटी से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि हमें अपने समय में भेज दो, इसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। लेकिन आंटी उन्हें वापस लाने के लिए राजी नहीं होती है। जब दोनों भाई काफी मिन्नतें करने लगते हैं, तो उनकी आंटी कहती है कि यहाँ से वापस जाने का एक ही रास्ता है, तुम्हें अपने पूर्वजों रोसले और इसाडोर को वापस में मिलाना होगा, ताकि हमारा बिगड़ा हुआ इतिहास दोबारा ठीक हो सके। फिर आंटी कहती है कि जब तुम अपने काम में सफल हो जाओगे, तो मेरे इस स्मोकिंग पाइप का इस्तेमाल करना। इस तरह तुम दोनों वर्तमान में आ जाओगे। इतना कहने के बाद आंटी वहाँ से गायब हो जाती है। फिर दोनों भाई रोसले और इसाडोर को मिलाने का प्लान बनाते हैं। इस दौरान जोएल देखता है कि इसाडोर किसी व्यक्ति के साथ ओरल इंटरकोर्स कर रहा है। जोएल रेजिस को दिखाने के लिए फ़ोन में इसका वीडियो बना लेता है। वीडियो देखने के बाद जोएल रेजिस को कहता है कि इसाडोर तो होमो है। दोनों भाई टेंशन में आ जाते हैं कि रोजले और इसाडोर ऐसे में कभी एक नहीं हो पाएंगे और दोनों भाई कभी वापस नहीं जा पाएंगे। हालांकि दोनों भाई जमींदार के पास जाते हैं और घर से भागने के लिए माफ़ी मांगते हैं, लेकिन सज़ा के तौर पर जोर्डन के लोग दोनों भाइयों के पिछवाड़े पर
गर्म लोहे दाग देते हैं। उसके बाद दोनों भाई अपनी झोपड़ी में पहुंच जाते हैं और रोज़ले और इसाडोर को मिलाने का प्लान बनाने लगते हैं। उधर हम देखते हैं कि जॉर्डन के घर में उसकी बेटी का जन्मदिन मनाया जा रहा होता है। इस बात का फ़ायदा उठाकर दोनों भाई गुलामों के बीच भी जश्न का माहौल बना देते हैं। इसके लिए वे घर से रम की एक बैरल भी चुरा लेते हैं ताकि गुलामों को भी नशे में झोर कर दिया जा सके। पर दिक्कत ये हो जाती है कि नशे में जोएल ही रोज़ले के साथ रोमांस करने लग जाता है, पर रेजिस उसे रोक देता है। सभी गुलाम नशे में सो चुके होते हैं, जिसके बाद दोनों भाई नींद में सो रहे रोज़ले और इक्वाडोर के बीच अपने हाथों से शारीरिक संबंध बनाते हैं और कामयाब भी हो जाते हैं। इसके बाद दोनों भाइयों को लगता है कि वे दोनों अपने मिशन में कामयाब हो चुके हैं और अब वे अपने घर जा सकते हैं। रेजिस अपनी आंटी का स्मोकिंग पाइप जला लेता है, लेकिन वापस जाने से पहले दोनों भाई अंग्रेजों से अपने अपमान का बदला लेने की सोचते हैं। दोनों भाई हथियारों के साथ जॉर्डन के महल में घुस जाते हैं और महल में मौजूद सभी मेहमानों के साथ बदसलूकी करते हैं, यहाँ तक कि जोएल जॉर्डन की बेटी को किस कर देता है। वहीं रेजिस सामानों को तोड़ने फोड़ने के साथ मेहमानों को चाटा मारना शुरू कर देता है। तभी अचानक हेनरी आ जाता है बंदूक के साथ। हेनरी दोनों भाइयों को बंदूक से डराने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों भाई बिल्कुल भी नहीं घबराते। रेजिस अपनी आंटी के पाइप को स्मोक करता है, लेकिन स्मोक का दोनों भाइयों पर कोई असर नहीं होता। उन्हें लगता है कि हो ना हो पाइप किसी ने बदल दिया है। अब उन दोनों को पकड़कर जेल में बंद कर दिया जाता है और अगले दिन उन्हें फांसी लगने वाली होती है। उस रात दोनों भाई बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाते हैं। रेजिस अपनी बर्बाद हो चुकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में बताता है, तो जोएल भी अपनी बेकार जिंदगी की सच्चाई बता देता है। सुबह होते ही हेनरी दोनों भाइयों को बंदीगृह से निकालकर फांसी के फंदे पर लटका देता है। फांसी से पहले ही जॉर्डन के छोटा बेटा विक्टर जंगल की तरफ भाग जाता है, क्योंकि वह किसी को ऐसा मरता हुआ नहीं देखना चाहता था। रोज़ले विक्टर को पकड़ने के लिए उसके पीछे चल जाती है और देखती है कि विक्टर नदी में गिर गया है। जब इस बात का पता जॉर्डन के परिवार को चलता है तो सभी घबराकर नदी की ओर भागते हैं। इस दौरान इसाडोर मौके का फायदा उठाते हुए जॉर्डन के गार्ड को बेहोश कर देता है और दोनों भाइयों को फांसी के फंदे से आज़ाद कर देता है और दोनों भाग जाने की सलाह देता है। भागते हुए दोनों भाइयों को नदी में बहता हुआ विक्टर दिखाई देता है और दोनों बिना सोचे समझे विक्टर की जान बचाने के लिए नदी में कूद जाते हैं, पर जोएल को तैरना नहीं आता, जिसके चलते रेजिस का काम और भी मुश्किल हो जाता है। पर रेजिस विक्टर के साथ जोएल को भी बचा लेता है। अब अपने बेटे की जान बचाने के लिए जॉर्डन दोनों की सज़ा माफ़ कर देता है और उन्हें ठीक वैसा ही दस्तावेज देता है जैसा कि उसके पिता ने मरने से पहले उन्हें दिया था, जिसे दोनों ने मजाक में फाड़ दिया था। हालांकि दोनों भाई अपनी आज़ादी और पुरस्कार रोज़ले और इसाडोर को देने के लिए कहते हैं। जॉर्डन को दोनों की रिक्वेस्ट अजीब सी लगती है, पर जॉर्डन रोज़ले और इसाडोर को गुलामी भरी जिंदगी से आज़ाद कर देता है। दोनों भाई रोज़ले और इसाडोर को मिलाने में सफल हो जाते हैं और उनका मिशन भी पूरा हो जाता है, लेकिन उनकी वह जादुई पाइप खो चुकी होती है, जिससे वह अपने समय में वापस जा सकते थे। दिन बीतते हैं और दोनों भाई अपने समय में वापस जाने की उम्मीद खो चुके होते हैं। अब रोज़ले और इसाडोर भी अंतिम विदाई के लिए अपने सभी गुलाम साथियों से मिलने के लिए आए हुए होते हैं और चले जाते हैं। इस दौरान हेनरी दोनों भाइयों को काम पर लौटने को कहता है और अपने पास से एक स्मोक पाइप निकालकर पीने लगता है और दोनों भाइयों के चेहरे पर धुआं मारता है, जिसके बाद दोनों भाई गायब हो जाते हैं और हेनरी हक्का बक्का हो जाता है। इसका मतलब ये था कि जादुई पाइप हेनरी के पास थी और स्मोक की वजह से दोनों भाई अपने समय में वापस पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि बूढ़ी आंटी उनके सामने ही बैठी है और उनके हाथ में ठीक वैसा ही ऐतिहासिक दस्तावेज है जिससे उनके पूर्वजों को आज़ादी मिली हुई होती है। अब कई महीने बीत जाते हैं और जोएल एक कंस्ट्रक्शन वर्कर के तौर पर काम करने लग जाता है और
अपने साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि अब वह जवाब देना सीख चुका होता है। वहीं रेजिस भी अपने कामकाजी ज़िंदगी में वापस आ चुका होता है और वो भी नस्लीय मजाक बर्दाश्त नहीं करता है और मेयर को गुस्से में जवाब देकर अपनी नौकरी छोड़ देता है। अंत में हम देखते हैं कि रेजिस अपनी पत्नी जोएल और बूढ़ी आंटी के साथ बैठकर पारिवारिक बात करता है। दोनों भाई इस बात पर सहमत होते हैं कि पास्ट के एडवेंचर के कारण उनका परिवार करीब आ गया है। इतने में ही दोनों की बेटियां लड़ते हुए आती है, जिनके हाथ में वही दस्तावेज होता है और जैसे ही दोनों बच्चियां दस्तावेज फाड़ने को होती हैं, तो दोनों भाई रोकने के लिए तेजी से उठते हैं और दौड़ लगा देते हैं और यह मूवी यहीं पे समाप्त हो जाती है। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। हम फिर से मिलेंगे किसी नई मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।